एक मिनट, पी चिदम्बरम ने, जब हम गूगल पे और भीम ऐप की बात करते थे तो अर्थशास्त्री पी चिदम्बरम ने कहा था इस देश की जनता को कैसे सिखाएंगे वाईफाई ऑपरेट करना, और आज हर गांव में वाईफाई पहुंच गया है। ये है हमारी ताकत, ये है उभरता भारत जो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, आप दोनों से उत्तर देता हूं। देखिए, जिस समय कंप्यूटर आया तो बीजेपी सड़कों पर खड़ी थी, कंप्यूटर क्यों आ गया, इससे बेरोजगारी आएगी। आज वही सूचना क्रांति और कंप्यूटर माननीय राजीव गांधी जी का लाया हुआ, उस पर पीठ थपथपा रहे हैं। क्या नोटबंदी का केवल कारण यह था कि डिजिटल इकोनॉमी करना? काला धन आएगा, पीला आएगा, सफेद आएगा, कांग्रेस का आएगा, उसका आएगा। हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी के 9 साल में 9 फेलियर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मोदी जी का पहला फेलियर है अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता होगा जब ये सरकार में नहीं आए थे तो कितना जोर जोर से बोलते थे कि दोस्तों आप भाजपा को जिता दो, हर साल 2 करोड़ जॉब्स दिए जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुमला था। अप्रैल 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.11% तक पहुंच चुकी है, और ऐसा 1991 के बाद लगभग 33 सालों में पहली बार हुआ है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ऊंचा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि आखिर मोदी जी ने इन 9 सालों में, लगभग 9 सालों में कितने जॉब्स दिए हैं। तो दोस्तों ये संख्या है 9 लाख, जबकि इनके वादे के अनुसार कम से कम 17 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स मिल जाने चाहिए अब तक। तो यह है मोदी जी का पहला फेलियर। मोदी जी का दूसरा फेलियर है रिकॉर्ड फॉल ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर। दोस्तों आपको पता होगा 2013 में जब ये सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले की बात है, इन्होंने एक स्पीच में बहुत जोर जोर से बोला था कि दोस्तों नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, श्रीलंका तक की करेंसी नहीं गिर रही है। क्या बात है दोस्तों कि हमारे देश की करेंसी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। देखे कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जबकि इन्हीं के शासनकाल में इंडियन रूपी का अगेंस्ट यूएस डॉलर एक रिकॉर्ड फॉल देखने को मिला है, और ये फिगर है 83.26 इंडियन रूपी। मतलब $1 बराबर 83.26 इंडियन रूपी। और सोचने वाली बात यह है कि 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी भारतीय करेंसी इतने नीचे तक गिरी है। क्या यह मोदी जी के सरकार की फेलियर नहीं है? बीजेपी सरकार की तीसरी फेलियर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपको पता होगा 14 अक्टूबर 2022 को जीएचआई रैंकिंग के अनुसार भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान मिला है, जबकि पड़ोसी देश इससे भी बेटर पोजीशन में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का लिस्ट यूरोपियन एनजीओज के द्वारा जारी किया जाता है। इसने भारत को 29.1 का जीएचआई स्कोर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत अभी भी भूखमरी की समस्या से जूझ रहा है। जीएचआई स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है 0 से 100 के पॉइंट स्केल पर, जिसमें 0 बेस्ट पॉसिबल स्कोर है। लेकिन दोस्तों हमारे देश के वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी इस पर विचार करने के बजाय यह कहने लगे कि मैं नहीं मानता इस स्कोर को, यह स्कोर ही गलत है। तो ये थी मोदी सरकार की तीसरी फेलियर। दोस्तों इसके बाद मोदी सरकार की चौथी फेलियर है डीमोनिटाइजेशन। आपको पता होगा कि 8 नवंबर 2016 को मोदी जी रात में सडनली अनाउंस करते हैं कि आज रात 12 बजे से हमारे देश के अंदर 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. जब सरकार से सवाल किया गया तो पता चला कि सरकार का इसके पीछे 3 से 4 मकसद हैं, जैसे कि पहला ब्लैक मनी को वाइप आउट करना ताकि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। दूसरा मकसद था
काउंटरफिट नोट्स यानी फेक नोट्स को मार्केट से इरेडिकेट करना। तीसरा मकसद था टेरर फंडिंग को कंट्रोल करना और चौथा मकसद था कैशलेस इकोनॉमी यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि मोदी जी के इनमें से कौन कौन से गोल्स अचीव किए जा चुके हैं। पहला, ब्लैक मनी का वाइप आउट। दोस्तों, आपको पता होगा मोदी जी पीएम नहीं बने थे तो कैसी कैसी बातें करते थे। बोलते थे कि विदेश में जितने भी ब्लैक मनी पड़े हुए हैं सबको इंडिया लाऊंगा, वापस इंडिया लाऊंगा और हर किसी को 15-20 लाख तो ऐसे ही दे देंगे जी। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन बाद में अमित शाह जी ने खुद एक इंटरव्यू में बोल दिया कि ये सब तो जुमला था। दोस्तों, जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन किया गया था उस टाइम सरकार ये अपेक्षा की थी कि लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए अपने आप खत्म हो जाएंगे जो कि ब्लैक मनी के रूप में है। लेकिन 2 साल बाद आरबीआई ने यह कहा कि लगभग 99% पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं। जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन किया गया था उस टाइम 15.41 लाख करोड़ रुपए मार्केट में सर्कुलेशन में था, यानी कि इतने पैसे डीमोनेटाइजेशन की वजह से इनवैलिड हो गए थे। आरबीआई ने यह बताया कि इतना में से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि सरकार ने जिन पैसों को ब्लैक मनी बताया था या तो उतना पैसा ब्लैक मनी था ही नहीं, और अगर था तो जिनका ये पैसा था वो लोग इन पैसों को किसी और एसेट में कन्वर्ट करा लिए थे, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव लूपहोल्स का फायदा उठाकर। इसके अलावा मिंट के एक रिपोर्ट से एक और बात पता चलता है कि 2017 से नवंबर 2022 तक लगभग 7069 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में सीज भी किए गए थे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर पता चल रहा है कि डीमोनेटाइजेशन का ब्लैक मनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा मकसद था काउंटरफिट नोट्स को यानी फेक नोट्स को इरेडिकेट करना मार्केट से। तो जिस साल डीमोनेटाइजेशन किया गया था उसी साल 6.32 लाख नोट्स पकड़े गए थे और ये सारे के सारे नोट नकली थे। फिर उसके बाद 4 साल के अंदर अंदर 18.87 लाख फेक नोट्स को सीज किए गए थे और ये सारे नोट अलग अलग डिनोमिनेशंस के थे, जैसे कि कुछ 200 के थे, कुछ 100 के थे, कुछ 500 के थे। इसके अलावा एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से जनवरी 2023 तक लगभग 245 करोड़ के फेक नोट्स को सीज किए गए हैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। तो इससे साफ पता चलता है कि अभी भी फेक नोट्स का सर्कुलेशन मार्केट में जारी है। तीसरा मकसद था टेरर फंडिंग को कंट्रोल करना। इसमें भी उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना कि सोचे थे। अकेले जम्मू एंड कश्मीर में 2017 से 2018 के बीच टोटल 956 टेरर अटैक्स हुए, जिसमें 78 सिविलियंस मारे गए हैं और 171 हमारे देश के नौजवान मार्टियर हो गए हैं। ये PIB का रिपोर्ट है। इसके बाद इनका चौथा मकसद था कैशलेस इकोनॉमी को इनहेंस करना। तो जिस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम लोगों के पास कैश कम होने की वजह से वो कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर पाएँ। उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो उछाल देखने को मिला वो मिला कोविड के टाइम में। उसके बाद अभी भी देखा जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं, अभी भी कैश किंग के रूप में बना हुआ है। इन सब के अलावा डीमोनेटाइजेशन का काफ़ी और सेक्टर्स में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था, जैसे कि GDP ग्रोथ में कमी देखने को मिला था, इनफॉर्मल सेक्टर में डिसरप्शंस देखने को मिले थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो प्रोडक्शन है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला था, एग्रीकल्चर सेक्टर में निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला था। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम पर भी काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। उसके बाद रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा स्लम्प देखने को मिला था। तो ऐसे ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर डीमोनेटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था और इसीलिए हमारे देश के फॉर्मर PM डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर था। इनके अलावा RBI के गवर्नर रघुराम राजन और IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ गुड आइडिया। इन सब के अलावा कई सारे जाने माने इकोनॉमिस्ट ये बोले थे कि मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन एक बहुत ही गलत डिसीजन था। तो ये थी मोदी जी के सरकार की चौथी फेलियर। इसके बाद बीजेपी की 5वीं फेलियर है मीडिया से रिलेटेड। दोस्तों, मीडिया का काम होता है पब्लिक को ऐसी न्यूज़ दिखाना जो कि फेयर हो, जेन्युइन हो और रेलिवेंट हो। इसके अलावा मीडिया का ये भी काम होता है कि पब्लिक की जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन सब को लेकर सरकार से सवाल करें। लेकिन आज के टाइम में कितनी ऐसी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि ऐसी काम करती है? कोई नहीं।
जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार बनी है तब से मीडिया पब्लिक के लिए कम और सरकार के लिए ज्यादा काम कर रही है। अब कोई भी मीडिया को देख लो, जैसे कि इंडिया टीवी, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, पी न्यूज, छी न्यूज, आज तक, कल तक, परसों तक, ये सब के सब सरकार का पपेट बनकर रह गया है। और ऐसा इसलिए होता है कि आज के टाइम में कोई भी मीडिया अगर सरकार के अगेंस्ट खबर चला दे तो उसके ऊपर रेड मरवा देती है और उस मीडिया वाले को जेल में डाल देती है। मतलब आज के टाइम में किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को अनबायस्ड न्यूज दिखाने की आजादी ही नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से इंडियन मीडिया को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में 161वां रैंक मिला है 180 देशों में। दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार का काम होता है मीडिया को एक ऐसी इन्वायरमेंट देना ताकि वो अपना काम नेचुरली कर सके, लेकिन मोदी जी की सरकार इसमें भी असफल रहे। तो ये थी मोदी जी के सरकार की 5वीं फेलियर। इसके बाद 6th फेलियर है प्राइस राइज। आपने अक्सर मोदी जी को बोलते सुना होगा कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का हाई प्राइस राइज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 23 मई 2012 को मोदी जी अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि पेट्रोल प्राइस में हाइक यूपीए सरकार की फेलियर को दर्शाता है, जबकि उस टाइम भारत में पेट्रोल की हाईएस्ट प्राइस थी 73.18 रुपए पर लीटर और एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, आपको तो पता ही होगा, पेट्रोल की कीमत 110-120 टच कर गया है और एलपीजी सिलेंडर तो आपको पता ही है, इसकी कीमत तो 1000 क्रॉस कर चुका है। तो मोदी जी के अकॉर्डिंग इनकी खुद की सरकार प्राइस राइज को कंट्रोल करने में यूपीए सरकार से भी ज्यादा असफल साबित हुई। दोस्तों, इसके बाद मोदी जी के सरकार की 7th फेलियर है राफेल डील। दोस्तों, आपको पता होगा कि 2007 में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक टेंडर इशू किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि भारत विदेश से 126 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। उसके बाद कुछ कंपनीज को देखा जाता है और डसॉ एविएशन को सेलेक्ट किया जाता है इस डील के लिए, क्योंकि उस टाइम यह कंपनी सबसे कम कीमत पर फाइटर जेट्स दे रही थी। डसॉ एविएशन एक फ्रेंच कंपनी है जो ट्विन इंजन का फाइटर जेट्स बनाती है। इस डील में बात हुई थी कि डसॉ एविएशन भारत को 18 फाइटर जेट्स फ्लाईअवे कंडीशन में देगी और बाकी के 108 जेट्स भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इसके लिए डसॉ एविएशन को भारत के पास अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। जिस वक्त ये डील हुआ था उस टाइम भारत में यूपीए की सरकार थी और ये 126 फाइटर जेट्स की जो डील हुई थी, ये पूरा डील 54,000 करोड़ में हुई थी। और इसके बाद 2014 में एंट्री होती है मोदी जी की। इनका काम करने का तरीका तो आपको पता ही है, कांग्रेस का एक भी काम इनको अच्छा नहीं लगता है, वे ड्रॉ करवा दिया उस डील को। इसके बाद 2015 में मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद के द्वारा एक फ्रेश डील की घोषणा की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि भारत अब 126 फाइटर जेट्स को न खरीदकर मात्र 36 फाइटर जेट्स को ही खरीदने जा रहा है। इसके बाद 2016 में इंडिया और फ्रांस की सरकार के द्वारा एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस एग्रीमेंट में 50% का ऑफसेट क्लॉज भी इंक्लूडेड था। दोस्तों, ऑफसेट क्लॉज ये कहता है कि भारत अगर विदेश की किसी कंपनी से 300 करोड़ या फिर इससे ज्यादा की डिफेंस डील करता है तो जिस कंपनी से ये डील की जाएगी उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, यानी कि जितना में ये डील होगी उसका 30% वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस डील में 50% का जो ऑफसेट क्लॉज था उसमें से 30% ऑफसेट ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए डसॉ एविएशन को अपनी टेक्नोलॉजी भारत के DRDO को ट्रांसफर करनी थी। लेकिन सितंबर 2020 को नेशनल ऑडिटर CAG ने यह बताया कि DRDO के पास डसॉ एविएशन के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया ही नहीं गया था। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार की यह कितनी बड़ी फेलियर है। राफेल डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती थी, लेकिन बीजेपी सरकार यहाँ भी फेल कर गई। इससे मैं बीजेपी सरकार की फेलियर इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए इन फ्यूचर इंडिया और फ्रांस की रिलेशन खराब हो जाती है तो उस टाइम आप क्या करोगे, या फिर मान लीजिए उस कंपनी के साथ कोई समस्या हो जाती है तो आप क्या करोगे। क्योंकि अगर भारत के पास टेक्नोलॉजी होता तो मान लीजिए कल के डेट में फ्रांस के साथ रिलेशन खराब हो जाता है या फिर उस कंपनी के साथ कोई समस्या हो जाती है, फिर भी भारत राफेल जैसी जेट्स को बना सकता था। इसके बाद बीजेपी की 8वीं फेलियर है सेंटर स्टेट रिलेशन। दोस्तों, सेंटर और स्टेट के बीच एक अच्छा रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंडिया को अपनी डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन क्या लगता है आज के टाइम में हमारे देश के अंदर सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है ऐसा दिखता है? नहीं। चाहे वो रिलेशन लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर फिनेंशियल ही क्यों न हो। आप पता कर सकते हैं जिन जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है उन स्टेट्स के साथ सेंटर का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि उन स्टेट्स के साथ है जहां जहां बीजेपी की सरकार है। एक पीएम की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई स्टेट में एक्सीजेंसी की स्थिति बनी हुई है
तो वो पीएम वहां पे जाएं, रीजंस का पता करें और उसके लिए सॉल्यूशंस लेकर आएं। लेकिन क्या लगता है मोदी जी आज के टाइम में ऐसा कर रहे हैं? लगभग नहीं के बराबर। आप मणिपुर को ही देख लीजिए, लगभग 2 महीने से चल रहा है, लेकिन रूलिंग पार्टी के कितने ऐसे सुप्रीम लीडर्स हैं जो कि वहां पे मिलने गए हैं? कोई नहीं। लेकिन अगर यहीं पे गुजरात होता तो दोस्तों, इसके बाद बीजेपी की 9th फेलियर है इंडियन सिक्योरिटी। आपको पता होगा 15 जून 2020 को गलवान घाटी में इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक बहुत ही बड़ा क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे देश के 20 जवान मार्टियर हो गए थे। ऐसा बताया जाता है कि 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद पहली बार इतना बड़ा डेडली क्लैश हुआ था LAC को लेकर। तो आइए यहाँ पे LAC को थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, LAC एक डिमार्केशन लाइन है जो इंडिया और चाइना के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले टेरिटरी को एक दूसरे से सेपरेट करती है। दोस्तों, LAC को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ईस्टर्न सेक्टर, इस सेक्टर में चाइना अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ टोटल 1346 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और दूसरा है मिडिल सेक्टर, इस सेक्टर में चाइना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ टोटल 545 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और तीसरा है वेस्टर्न सेक्टर, इस सेक्टर में चाइना जम्मू एंड कश्मीर के साथ टोटल 1597 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और गलवान घाटी इसी सेक्टर में पड़ता है, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर में। तो इस तरह से इंडिया चाइना के साथ टोटल 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन चाइना इस बात को मानता ही नहीं है। उसका कहना है कि ये लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर ही है। मतलब LAC एक्चुअली में कहाँ पे लाई करती है, ये अभी भी एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा है। और इसीलिए LAC के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डिमार्केशन। दोस्तों, 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था, उससे पहले ही 17 मई 2020 को टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया था कि चाइनीज मिलिट्री लद्दाख में बंकर्स बनाने जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं हमारी सरकार कहाँ पे थी। और अंत में एक क्लैश होता है और हमारे देश के 20 जवान मार्टियर हो जाते हैं। लेकिन मात्र 4 या 5 दिन बाद मोदी जी से जब सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ कोई हमारे देश के टेरिटरी में घुसा ही नहीं है। मतलब मानते भी नहीं है कि वैसा कुछ हुआ है। और जैसा मोदी जी है वैसा ही इनके कुछ सपोर्टर्स भी हैं। भला वो लोग कैसे मान सकते हैं? तभी तो कहा गया है कि इन लोगों को अगर भगवान के साथ बैठा दिया जाए ना, तो ये लोग भगवान को भी समझाने लग जाएंगे कि आकाश में सेलेस्टियल बॉडीज कैसे काम करते हैं। इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी समझाने लग जाते हैं, साइंटिस्ट को साइंस बताने लग जाते हैं, जज को कानून बताने लग जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आइंस्टीन आज के टाइम में जिंदा होते और वो मोदी के अगेंस्ट कुछ लिख देते या फिर कुछ बोल देते, तो ये लोग उनको भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी को समझाने लग जाते, भले ही पता कुछ ना हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।